हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला। बीपीएससी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025-26 का जो बजट है उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। वेट फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि ये जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, ये जो हमारा बजट है ये 8वीं बार पेश की कि कौन सी बार 8वीं बार। महान तेलुगु कवि गुरजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उस देश उसके लोगों से है, इस कथन को कोट करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 को वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया। कहाँ पेश किया? संसद में। किस दिन? 1 फरवरी को। तो पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश होता है और उसे एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है। बजट जो होता है एक साल आगे का पेश होता है, जैसे कि बजट इस बार 2025 में तो 2025 और 26 का बजट पेश हुआ। केंद्रीय बजट 2025-26 का जो थीम है वो है सबका विकास। ये चीज़ आपको याद रहे, क्या है? सबका विकास इस बार का थीम है। और यहाँ पे विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। वो 6 व्यापक सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला, गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% जो है महिलाएं, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। और इस बजट के उद्देश्यों के 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना। कौन कौन सा है? पहला, कराधान, दूसरा विद्युत क्षेत्र, तीसरा शहरी विकास, चौथा खनन, और चौथा वित्तीय क्षेत्र है, छठवा जो है विनियामक सुधार। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे। जो हमारा 2025-26 का जो बजट का अनुमान है वो कितना है? जैसे 50,06,00,000 करोड़, डेट मीन्स 50,65,345 करोड़ रुपए का इस बार का बजट में जो खर्च का अनुमान रखा गया है वो है 50,65,345 करोड़। फ्रेंड्स, ये चीज़ें, ये डाटा को याद रखिए, डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 50,65,345 करोड़ का इस बार बजट में खर्च करने का अनुमान है। ये जो है कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है। ये कुल प्राप्तियां, जितना प्राप्तियां उतना ही खर्च होने का भी अनुमान है। अब इसमें देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियां कितनी है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये है 34,20,409 करोड़ है। और यहाँ पे पूंजीगत प्राप्ति, दैट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट, ये जो है 16,44,936 करोड़ रुपए है। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा तो ये राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं? ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसको जो उसे कहते हैं सरकार को टैक्स के जरिए जो कमाई होती है। सरकार को जो टैक्स के जरिए कमाई होती है, जैसे कि इनकम टैक्स और भी सारे जो टैक्स लगते हैं उस तरह के, जैसे जीएसटी जो टैक्स लगता है, तो उस तरह के टैक्स से जो रेवेन्यू कमाई होती, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जो है राजस्व प्राप्तियाँ हो गई। अब पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे कैपिटल रिसिप्ट, ये जो होता है ये रकम जो होता है लोन के जरिए प्राप्त होता है। पूंजीगत प्राप्तियाँ है ये लोन के जरिए, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे कि WHO, ये सब जो लोन देते हैं। हमारे जो इंटरनेशनली जो आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया है, ये जो लोन लिया जाता है वो होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। वो है 16,44,936 करोड़। अब यहाँ पे कुल खर्च करने का कितना अनुमान है? तो ये है 50,65,345 करोड़ है, जिसमें राजस्व खर्च यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत खर्च यानी कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि राजस्व खर्च किसे कहते हैं और पूंजीगत खर्च, दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व खर्च, वैसे जो सैलरी, पेंशन और सड़कों बनाने में जो यूज होता है, जो पैसे खर्च होते हैं उसको राजस्व खर्च कर।
पूंजीगत प्राप्तियां जो है ऐसे होता है जैसे कि सड़क, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में जो पैसे खर्च होते हैं उस चीज़ में उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। अब क्लियर हो गया होगा कि राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट में वो आता है जो सरकार जो टैक्स के जरिए कमाई करती है, ये क्लियर हो गया। कैपिटल रिसिप्ट वो जो होता है ये लोन लोन के जरिए प्राप्त होता है। राजस्व खर्च जो होता है ये जो होता है सैलरी, पेंशन, ये सब देने में जो खर्च होता है ये रेवेन्यू रिसीप्ट में आता है। और पूंजीगत प्राप्तियां जो है पूंजीगत खर्च जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे कि सड़क, पुल के लिए फाइटर जेट प्लेन बनाते हैं तो उसमें जो पैसे खर्च होते हैं उसी को पूंजीगत एक्सपेंडिचर खर्च कहते हैं। डेट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 11,21,090 करोड़। और रेवेन्यू रिसिप्ट है वह है 39,44,255 करोड़। तो ये फ्रेंड क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। विभिन्न घाटे हैं और ये एक साल पहले का भी डाटा दिया और एक साल बाद के, जैसे 2025-26 का जनरेट हुआ और एक साल पहले, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि राजकोषीय घाटा 2024-25 में कितने का था, 4.8 का 8% का। और 2025-26 में कितने का अनुमान है, यह है 4.4% का। और इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो 15,69,527 करोड़ का था। और ये जो है 15,68,936 करोड़ रुपए का अनुमान 2025 और 26 के बजट में राजकोषीय घाटा का ये रखा गया था। आपको याद रखना होगा जो इस बार का जो है 2025-26 में बजट का अनुमान कितना है, तो 4.4%। और रुपीज़ में करेंगे तो 15,68,936 करोड़। अब होता है राजस्व घाटा, वो जीडीपी का 1.9% 24-25 में था। इसको अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 6,10,098 करोड़ हो जाएगा। और जीडीपी का 1.5% जो है वो राजस्व घाटा है 2025-26 का, ये जो है 5,23,842 करोड़ है। अब प्रभावी राजस्व घाटा वो है जीडीपी का 1.0% जो 2024-25 का अनुमानित है। और 25-26 का जो अनुमानित है 0.3%। इसको अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3,10,207 करोड़। ये हो जाएगा 96,96,हजार 654 करोड़। और प्राथमिक घाटा है जो 2024-25 का जीडीपी का 1.3% है, जो कि आपको अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4,31,587 करोड़। और जीडीपी का 0.8% जो है 2025-26 में रहने का अनुमान है। 2025-26 में कितना अनुमान है 0.8%। और उसको अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 2,90 मतलब 2,92,598 करोड़ है। ये चीज़ें याद रखने। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो रुपया है वो आता कहाँ से और जाता कहाँ है। कहीं ना कहीं से तो रुपया आता ही होगा और रुपये खर्च हो रहे हैं। इसको देखना है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के से 4 मद जहाँ से रुपये रुपये कहाँ से आते हैं और रुपये कहाँ जाता है। उधार और ऑन दे में, मतलब कि उधार जो मतलब लोन लिए हैं और उसका इंटरेस्ट पे करने में 24% जाता है। आता है उधार और अन्य दे, माने कि अगर सॉरी फ्रेंड, उधार जैसे कि हम किसी को लोन दिए हैं, लोन के तौर पे पैसे दिए तो उसका इंटरेस्ट या फिर वो उस पैसे का भुगतान करेगा उस जरिए। और अगर मान लीजिए कि ये कुछ कर जो राज्य सरकार के राज्यों में जो केंद्र के लिए कर होते हैं जैसे जीएसटी होता है तो वहाँ से भी कर के जरिए भी यहाँ पे कमाई होती है, तो वो 24%। यहाँ आप देख सकते हैं जीएसटी 18% उनको मिल रहा है। रुपया कहाँ जाता है, तो करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा जो है 22% है। ब्याज आयादगी जो है 20%, ब्याज चुकाने में ही 20% चले जा रहे हैं। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में जो 16% खर्च हो रहा है। और इसमें जो है रक्षा और आर्थिक सहायता के पूंजी परिव्यय और रक्षा में 8% का खर्च हो रहा है। मतलब इसमें बताना ना कि कहाँ कहाँ ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, तो रक्षा में 8% जा रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उसमें जो 18% हो रहा है, 16% का। और ब्याज आयादगी जो हम लोग देश पे जो लोन रहता है, लोन के जरिए जो पैसे रहते हैं उसको भी तो ब्याज देना है, तो उस पर 20% खर्च होते हैं। और ये जो है नगर निगम कहाँ से आता है, नगर निगम 17% आता है। माल और सेवा का जीएसटी 18%। इनकम टैक्स ये 22%।
देखते हैं। अब देखेंगे कि ये जो इस बजट में विकास के लिए चार इंजनों की पहचान की गई है। पहला जो है वह है कृषि, दूसरा जो है एमएसएमई, तीसरा जो है निवेश दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट, और चौथा जो है निर्यात। ये चार आपको विकास के लिए चार शक्तिशाली इंजन, तो ये चार याद रखिएगा फ्रेंड्स। कौन कौन सा? पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन सभी में से आपको दे देगा चार ऑप्शन और इनमें से एक हटा देगा, तो बोलेगा कृषि है, एमएसएमई, निवेश है, निर्यात। ये चारों ये जो इंजन के रूप में दिया गया है इस बार के बजट में, इसको आपको याद रखना है। और हम एक एक कर कर इस चारों इंजनों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कृषि के बारे में बजट में क्या प्रावधान किया गया इस बार। तो जो हमारा प्रथम इंजन है वह है कृषि से रिलेटेड। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। इसमें क्या है कि इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुवाई और औसत कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों वालों को शामिल किया है। कितने कितने जिलों को शामिल किया गया? 100 डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पे याद रखिएगा कितने, 100 डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि फसलों की बुआई और औसत कम ऋण मानदंडों वालों को 100 डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद जो भंडारण बढ़ाने में, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने तथा शीघ्र अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। पहला क्या है? तो प्रधानमंत्री धन धन कृषि योजना। ये जो है पहला प्रधानमंत्री धन धन कृषि योजना है, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। इसमें कितने जिलों का सिलेक्शन हुआ है? 100 डिस्ट्रिक्ट है। इसका मेन लक्ष्य क्या है? दैट मीन्स उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, फसल में विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद जो भंडार को बढ़ाने में, सिंचाई की सुविधा में सुधार लाने के, और शीघ्र अवधि और लघु अवधि में ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाएगा है। और इससे जो है 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। ग्रामीण संपर्कता और अनुकूल ग्रामीण निर्माण। एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है, ताकि प्रवास एक विकल्प न हो, न कि अनिवार्यता। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया है। और यहाँ कुछ दलहन के बारे में है। तो दलहन में आत्मनिर्भरता। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन के कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार जो है वो तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। ये भी याद रखने होगा कि प्रश्न जो यहाँ से आ जाएंगे, तो जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि इसमें से ये जो दलहन है, तो उसमें तूर, उड़द और मसूर, इस पे जो विशेष ध्यान दिया जाएगा, और 6 वर्षीय दलहनों के आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ की जाए। ये तूर, उड़द, मसूर जो ये तीनों फ्रेंड्स याद रखिए कि पड़े, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। सब्जियों, फलों एवं श्री अन्न के उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन, प्रभावी आपूर्ति और प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी जो है एक व्यापक कार्यक्रम को शुभारंभ किया जाएगा। जैसे कि बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना होगी। ये हम लोग के बजट में कहा गया है कि मखाना के उत्पादन, संस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। ये और भी हो जाता है, क्योंकि 21st बीपीएससी और भी अदर एग्जाम है, जैसे बिहार एसआई हो, जो बिहार पुलिस हो गया, पीएससी जो टीचर का एग्जाम होने वाला, उसमें भी पूछा जा सकता है कि मखाना बोर्ड 2025-26 बजट 2025-26 में केंद्र सरकार पर मखाना बोर्ड लगाने की ऐलान किया है। बिहार राष्ट्रीय उच्च पैदावार जो है बीज है कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य जो है
अनुसंधान, परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। जुलाई 2024 में जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। वैसे बीज को उपलब्ध कराए जाएंगे जो मतलब पानी से, और जैसे कि तापमान जो बढ़ रहा है उसमें वो छाने योग्य हो, इस तरह के बीजों का अनुकूल वो लोग विकसित करना है। चल अच्छा है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। मत्स्य उद्योग के बारे में। मत्स्य उत्पादन में जलीय कृषि क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन कौन सा स्थान है हम लोग का? दूसरा। यहाँ पे देखिए मत्स्य उद्योग में समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़। हमारे सरकारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसी द्वीपों पर विशेष ध्यान जाएगा। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसी द्वीपों पर मछली पालन के लिए। और जो है गहरे समुद्रों सतत मछली पकड़ने का बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। देखते हैं कपास के उत्पादन में क्या कहा गया है। कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है। इसके लिए एक पंचवर्षीय अभियान लाई जाएगी। ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जाने वाले ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर जो 5 लाख किया जाएगा। तो पता होगा फ्रेंड्स कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले किसानों को फसल के लिए जो भी है किसान को 3 लाख रुपए मिलते थे, इस ऋण को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिए गए। तो ये भी फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से 3 लाख से बढ़ाकर ये 5 लाख कर दिया जाएगा। अब जो दूसरा इंजन है हम लोग का फ्रेंड वह एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ जो एमएसएमई का दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया, क्योंकि यह हमारे जो निर्यात में 45% योगदान करता है। 45%। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान है। कितना का? 36% का। और 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत में वैश्विक निर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा, जैसे कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा 5 करोड़ रुपए से बढ़ा कितना किया जाएगा? 10 करोड़। अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ जो है अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगी। स्टार्टअप के लिए जो है 10 करोड़ से बढ़ाकर इसको 20 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए जो है एमएसएमई की जो स्टार्टअप करना चाहिए उसको 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा। और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के 20 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सूक्ष्म हो गया, लघु हो गया और मध्य हो गया। निवेश करो वर्तमान में ये 1 करोड़ 10 और 50 संशोधित करके किया गया है। 2.5 करोड़, ये 25 और 125। टर्नओवर जो है वर्तमान में इसको 5 था, 50 और 50 करोड़ 250 करोड़। तो इसको संशोधित करके ये किया गया है 10 करोड़, ये 100 करोड़, ये 500 करोड़ किया गया है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए देख लिया कि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। सूक्ष्म उद्योग करने वाले के लिए हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में जो है 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें जो है 5 लाख की सीमा का विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेगी, जिसमें 10 लाख कार्ड जारी करेगी। स्टार्टअप के लिए ये जो 10,000 करोड़ है, अनुसंधान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार जो है महिलाओं को अनुसूचित जाति है जैसे एससी और अनुसूचित जनजाति जैसे एसटी सहित 5 लाख को उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक सावधि ऋण उपलब्ध होगा। अब फुटवेयर के बारे में। फुटवेयर लेदर क्षेत्रों में कार्यक्रम में फोकस है प्रोडक्ट स्कीम। इस स्कीम में लेदर फुटवेयर और बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण
फुटवेयर का उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन, क्षमता घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेंगे और 4 लाख करोड़ को कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए भी एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। भारत के एक वैश्विक खिलौना बनाने के लिए भी एक योजना कार्यान्वित की जाएंगी। अब जो है बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्था स्थापित किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जो है किसानों के उत्पादों को के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सरकार को जो है मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्य और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। तीसरा इंजन देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा इंजन जो है वो है निवेश, इन्वेस्टमेंट, जैसे लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश। अब लोगों में क्या क्या निवेश किया जाएगा फ्रेंड? सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोस्टर 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों को 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधित सहायता प्रदान करता है। जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। भारतीय नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने की भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी 5 राष्ट्रीय स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के आवश्यक कौशल के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। अब आईआईटी की क्षमता के बारे में देख लेते हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया कि 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो 100% वृद्धि हुई है और 5 आईआईटी के अतिरिक्त अवसंरचना में सृजन किया जाएगा। 5 आईआईटी पटना में जो है, आईआईटी पटना में छात्रावास और अवसंरचना संबंधित क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आईआईटी पटना में ये 500 करोड़ के कुल परिव्यय है जो शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संबंधी एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया उसमें और जो है 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। डेट में जाएगी तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग बढ़ाएंगे तो लोगों को पढ़ाया जा सकता है। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों, डे केयर, कैंसर केंद्रों स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। किसमें 200 केंद्र? पीएम स्वनिधि स्कीम को बैंकों स्वनिधि ऋण जैसे कि 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। बजट में घोषणा की गई कि सरकार जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गिग श्रमिकों की पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करेगी। अब जो अर्थव्यवस्था में जो निवेश है, अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती जो है निर्मला सीतारमण जी हैं कहा कि बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालय सार्वजनिक निधि साझेदारी मोड में परियोजनाएं पर 3 वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेगी। राज्यों के लिए पूंजी व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन के लिए दिए गए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋणों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के लिए परिव्यय प्रस्ताव किया गया है।
परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30 तक है। वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए 2025 से 30 हेतु परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। आगे देखते हैं। 100% 100% जो है कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन के द्वारा 28 तक विस्तृत करने की घोषणा की गई है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ से भी आकर जल जीवन मिशन को कब तक के लिए मतलब दिया गया, जल जीवन मिशन की तरह जो है 100% कवरेज हो जाए, इसके लिए उसको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपये शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन प्रस्ताव है। विकसित भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन, आप सभी को पता है कि वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास आवश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र तथा सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम के परमाणु नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम संशोधन किए जाएंगे। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों जैसे एमआर अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ किया जाएगा। 23 स्वदेशी रूप आज SMR कार्यशील होंगे। जो छोटे बच्चे में वो करा देना चाहता हूँ। एक संशोधित उड़ान स्कीम है जो कि अगले 10 वर्षों में 120, ये याद रखिएगा फ्रेंड, जैसे कि उड़ान स्कीम जो है देश का जो है आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक, ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत जो है 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य जैसे अड्डे तक स्थापित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन की सुविधा दी जा सके। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य के भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार का अलावा होगी। मिथिलांचल में क्या है, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। स्वामी निधि योजना क्या है, किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो यानी कि स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजना में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। देखते हैं कि देश में जो है 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। भगवान बुद्ध के जीवन काल के संबंधित स्थलों पर किया जाएगा। विकास और नवाचार पहले को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ बजट आवंटित किए गए। पीएम अनुसंधान अध्यवृत्ति योजना, पीएम अनुसंधान अध्यवृत्ति योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ IIT और IIM में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10,000 छात्र की जाएगी। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जन प्लाज्मा लाइनों को दूसरे जीवन बैंक की स्थापना की जाएगी। और ज्ञान भारत मिशन, ये चीज़ें यहाँ पे आप यार ज्ञान भारत मिशन के तहत क्या है कि शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहालयों कर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ज्ञान भारत मिशन। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। कहता है 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को किया जाएगा। अब चौथा इंजन देखते हैं। चौथा इंजन जो है हमारा निर्यात। ये भी बताया कि पहला इंजन आप लोग बताइए। पहला इंजन है वह है किसान, कृषि का जो है MSME।
तीसरा जो है जैसे कि ये क्या था, निवेश, निर्यात। क्या आप देखते हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण निर्यात के विकास का चौथा इंजन बताते हुए कहा है कि क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के साथ निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। कौन सा? निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और उसका आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दिए कि जो है इस बार 2025-26 का बजट का जो थीम है वो क्या है। का जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट बीटीएन नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यह एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म सहायता प्रदान करेगी। देखते हैं ईंधन के रूप में कार्य करेगी। ईंधन के लिए ईंधनों के तौर पर सुधारों को निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ज़्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, त्वरित रिटर्न लगभग 99% मूल्यांकन के आधार पर विवाद से विश्वास जैसे कई सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इन प्रयासों को जारी रखते उन्होंने विभाग को विश्वास का प्रथम चांस बाद में वचनबद्धता को दोहराया। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही देखते हैं में जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों है जो कि SHG सदस्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण आवश्यकता का पूरा करने ग्रामीण ऋण स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेगी। पेंशन क्षेत्र में जो है विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी। 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्टर का पुनरुद्धार किया जाएगा। जो है विनियामक सुधार देख लें कि के लिए आधुनिक लचीले लोगों के अनुकूल और विश्वास आधारित नियामक प्रारूप को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से 4 विशेष उपायों का प्रस्ताव दिया है। कौन कौन सा? पहला, ये जो पहला है विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति सभी गैर वित्तीय संबंधी विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। दूसरा देखते हैं राज्यों के निवेश के अनुकूल सूचकांक जो है प्रतिस्पर्धा है सहकारी संघवाद की भावनाओं के आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू होगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जैसे AFSDC के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायता अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। जन विश्वास विधेयक, जो जन विश्वास विधेयक है, सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों और गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। बजट में है कि बजट का भाग खंड बी में है कोई अप्रत्यक्ष, यहाँ पे 2 चीज़ को पढ़ना है, एक प्रत्यक्ष कर है, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर के बारे में पढ़ना है और यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर। चलिए सबसे पहले अप्रत्यक्ष कर को देख लेते हैं। औद्योगिक वस्तु को सीमा शुल्क एक टैरिफ संरचना जो है युक्ति संगत बनाना, केंद्रीय बजट 2025-26 के साथ टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर से सहित 8 रह जाएंगी। जैसे कि कैंसर जैसे असाधारण रोगों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों, कितनी दवाओं के लिए? 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं में बुनियादी सीमा शुल्क की पूरी तरह से छूट की होगी। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, 12 जिंक, 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का अवशिष्ट और अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव है। बुने हुए वस्त्रों सीमा शुल्क संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव है।
इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो बुनियादी सीमा जो है शुल्क को 10% से बढ़ाकर इसको 20% किया जाएगा, 10 से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट। हस्तशिल्प जैसे कि हाथ से बनाया हुआ वस्तुएं और निर्यात अवधि में 6 महीने से बढ़कर 1 वर्ष की गई है। आवश्यकता पड़ने पर आगे 3 महीनों के लिए बढ़ाई जा सकती है। समुद्री उत्पाद पर जो फ्रोजन फ्रीज पेस्ट निर्यात और सीमा शुल्क पर 30% से बढ़ाकर 5% किया गया है। आयातित तो वस्तुओं को अंतिम उपयोग का जो है 6 महीने से बढ़ा 1 वर्ष। देखते हैं तो टैक्स स्लैब है। आय कर की जो व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय विशिष्ट जैसी पूंजीगत लाभ को छोड़ 1 लाख रुपए प्रति की औसत आय कोई आयकर दे नहीं। अगर किसी की कमाई तक हो उन टैक्स लगेगा। तो 4 से 8 लाख के बीच कमाई होती तो 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12%, 8 लाख से 12 लाख रुपए ठीक है 10%। 12 से 16 लाख रुपए प्रतिशत का कर लगेगा। और 16 से 20 लाख रुपए से कमाई है तो उसको 20% का कर देना होगा। और 20 से 24 लाख रुपए से उसकी कमाई होगी और वार्षिक तो 25% तक का तो कर देना पड़ेगा टैक्स। और 24 लाख रुपए से अगर अधिक होगा तो 30% जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा। देश के तर्क सख्त बना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है। किराए और टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई है। कुछ टीडीएस कटौती के प्रस्तावों में ये सब से निपटने बस यहाँ पे आप आइए और कर ये याद रखिए कि जो टैक्स स्लैब है कि 12 लाख 8 लाख से 12 लाख की अगर आय होती है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। और 12 से 16 लाख रुपए तक कमाए प्रतिशत का टैक्स देना पड़ेगा। और 16 से 20 तो उसको 20%। और 20 से 24 लाख के रुपए का अगर उसका ये कितना 25%। और अगर 24 लाख से अधिक का होता है उसको 30% का कर देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड, तो बजट 2025-26 के तहत विभिन्न योजनाओं में जो खर्च किए गए उसको टॉप 4 में ज़्यादा कहाँ पे खर्च किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री योजनाएं यहाँ पे आप देखिएगा योजनाएं। और यहाँ पे बजट 2025 के तहत प्रमुख मदों मदों मतलब कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र में ज़्यादा खर्च और ये जो कि योजनाओं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और अन्य योजना में हो रहा है 2,03,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। मनरेगा में आप याद रखिएगा मनरेगा में हुआ 86,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया रहा है। जल जीवन मिशन जो आपको पता है कि 2028 तक बढ़ाया गया 67,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बढ़ाया गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि पीएम किसान जो है वह है 63,500 करोड़ रुपए किया गया है। बजट 2025-26 के तक प्रमुख मदों पर जो व्यय है वो किया गया। रक्षा में वो इस बार का जो बजट है 2025-26 का उसमें रक्षा में है वो सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। कौन सा 4,91,732 करोड़ रुपए जैसे कि जीडीपी का 8% जो इस पर ही खर्च किया गया रक्षा पे। दूसरा जो है वह ग्रामीण विकास पे किया गया है 2,66,817 करोड़। नेक्स्ट जो है कृषि और समृद्ध कार्यकलाप जैसे कि 1,71,437 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं। शिक्षा पे है जो 1,28,650 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जा रहा है। और स्वास्थ्य पे जो है वो 98,311 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बजट से जो भी बजट में पेश किया गया था मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आप, तो वीडियो पूरी तरह से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा वो होगा आर्थिक सर्वेक्षण। जैसे जो जब हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण का जो भी मतलब जो इम्पोर्टेंट जाता है आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है दिन पहले पेश होता है, इस जनवरी को पेश होता है। और उसमें सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण वो 13 प्रावधान किए गए। उस वीडियो में हम लोग 13 प्रावधान के बारे में देखेंगे ताकि आपका इकोनॉमिक सर्वे दैट मीन्स इकोनॉमिक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों ही एक वीडियो करके आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगे हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहले, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।